This video contains some points which may appear as a financial advice, but they are definitely not. भाई मेरा खुद portfolio red में चल रहा है. It is totally a educational video and should be received as same. So do not make any financial decision based on this video. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेंगे। पहला होगा हमारा एनएफटी क्या होता है, दूसरा एनएफटी कैसे काम करता है और तीसरा सम मिसकंसेप्शंस अराउंड एनएफटी और कुछ गलत धारणाएं एनएफटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एनएफटी क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीजें समझाने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ, मतलब कि किस आइडिया पे एनएफटी का जन्म हुआ। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल पहले ही आया, एक साथ से बूम हो गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हाँ, डिजिटल में ये चीज थोड़ी नई है, बट फिजिकली ये बहुत साल से चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एनएफटी क्या होता है। अच्छा, इसको छोड़ो, एनएफटी को आप अभी एकदम भूल जाओ। आपको बिल्कुल नहीं पता कि एनएफटी नाम की कोई चीज भी होती है। ओके, तो पहले क्या होता था? पहले लोग चीजों को कलेक्ट करते थे, है ना, कुछ वैल्यूएबल चीजों को। जैसे कि आपका आर्ट हो गया, किसी फेमस आर्टिस्ट ने कोई आर्ट बनाई है, मान लो पिकासो ने बनाई है। मुझे स्पेलिंग नहीं पता है इसलिए मैं लिखने की कोशिश भी नहीं करूंगा, ठीक है। मान लो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बहुत रेयर चीज है, मान लो कि कोई मूर्ति है या फिर कोई स्वॉर्ड है, कुछ भी है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसको लोग हमेशा से कलेक्ट करते आए हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन हो सकता है, पहला सोशल स्टेटस के लिए। आप अपने घर की वॉल पे अगर आप कोई बड़ी सी पेंटिंग लगा दो, तो जो भी आएगा घर पे आपके बोलेगा वाह यार मस्त पेंटिंग है। भले ही उनको रत्ती भर नहीं पता हो कि इस पेंटिंग का मीनिंग क्या है, बट उसमें एक उनको सोशल स्टेटस दिखेगा कि हाँ भाई, इस आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई है। तो पहला हमारा सोशल स्टेटस हो गया। और दूसरा हो गया इसका फाइनेंशियल रीजन की वजह से। जैसे मान लो कि कोई हिस्ट्री में किसी एक राजा की स्वॉर्ड थी, ठीक है। मेरे परदादा ने या फिर किसी मेरे फ्रेंड के परदादा ने उस स्वॉर्ड को छुपा के रखा था, मतलब कि उनको मिली थी या फिर कुछ भी हुआ था। अब वो स्वॉर्ड मेरे पास है, मैं उसको कलेक्ट करके रखा हूं क्योंकि मुझे पता है इसकी फाइनेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और मैं अगर इसको 4-5 साल रोक के रखता हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि इसकी मांग भी और बढ़ेगी। तो दूसरा होता है फाइनेंशियल रीजन। अब इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल देखना है, ये तो मैंने आपको कुछ अपने मन से एग्जांपल्स बना के दिखाए, बट अगर आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखना है, तो आप एक काम करना, हिस्ट्री टीवी 18 पे एक शो आता है PAWN स्टार्स करके, आप उसको देखना। वहां पे बेसिकली क्या होता है कि पूरी 3 जनरेशन है, वो लोग एक शॉप चलाते हैं जहां पे वो लोग यही रेयर चीजों को खरीदना और सेल करते हैं, सॉरी, खरीदते हैं और सेल करते हैं। तो यही उनका बिजनेस है। अब वहां पे देखना, इतनी अब्सर्ड तरह की चीजें आती हैं और वो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल आती हैं कि जैसे मान लो किसी इंसान ने किसी समय किसी पेपर पे साइन किया, तो उसकी वैल्यू है। मान लो महात्मा गांधी ने एक वक्त किसी को लेटर लिखा, तो उसके फैमिली ने उस लेटर को बचा के रखा, तो अब उस लेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि महात्मा गांधी ने उस पे साइन किया था। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से ये सब चीजें कलेक्टेबल में आ जाती हैं और ये सब की वैल्यूज बढ़ती जाती हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा, यहाँ पे कुछ फाइनेंस से रिलेटेड चीजें भी हैं। पहला तो ये मार्केट पे निर्भर करता है। अगर मार्केट बड़ा है और वहां पे डिमांड भी बड़ी है, इसका मतलब जो प्राइस है, अगर मार्केट बड़ा है और मांग भी बड़ी है, इसका मतलब कि प्राइस उस चीज का बढ़ेगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, उसके फर्स्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में जो फुटबॉल यूज हुई थी, कुछ 10-15 साल पहले हो सकता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो, बट आज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो फुटबॉल फैंस है यार, फुटबॉल फैंस का मार्केट बहुत बड़ा है।
एंड उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे-जैसे वो उसको होल्ड करके रखेगा, जिसके पास भी वो फुटबॉल है, वैसे-वैसे उसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा, है ना? ये हो गई फिज़िकल आइटम्स की बात, ठीक है? अब हम लोग धीरे से शिफ्ट करते हैं अपने डिजिटल मार्केट की तरफ। अच्छा, आप में से कौन-कौन क्रिकेट के फैन हैं? भाई मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड जब युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, आई वाज़ एक्चुअली वॉचिंग दैट मैच विथ माय फादर। भाई तो मेरे लिए तो वो एक मोमेंट था। अब मान लो कि बीसीसीआई ने ये सोचा कि मैं उस युवराज सिंह के 6 छक्के का जो वीडियो है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? अब वो तो वीडियो है यार, वो नेट पे भी है। आप उसको अपने सिस्टम पे लेके, अपने फ़ोन पे लेके आपको जब मन करे आप उसको देख सकते हो। बट मैंने अगर उसका डिजिटल ओनरशिप खरीद लिया, मतलब कि ये जो वीडियो है, इसका ओनरशिप अब मेरे पास है। मतलब कि मेरे पास एक छोटा-सा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि डिजिटल होगा। ये बेसिकली ब्लॉकचेन पे लिखा जाता है। मैं आपको ये सब पढ़ाऊँगा, मतलब कि मैं ये सब आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से ब्लॉकचेन पे आपका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्ज़िस्ट करता है, आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट एग्ज़िस्ट करता है, वो चीज़ मैं समझाऊँगा। तो अब मेरे पास ये युवराज सिंह के 6 छक्कों की वीडियो की ओनरशिप है। फिर से आप फिज़िकल आइटम्स के आप 2 फैक्टर्स को याद करो। पहला स्टेटस सिंबल। अब जैसे मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, है ना? मान लो कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ स्पोर्ट का, तो अब मैं लोगों को शो ऑफ कर सकता हूँ कि यार मेरे पास इसकी ओनरशिप है ना? आई एम सच अ बिग फ़ैन कि मेरे पास इस एसेट की ओनरशिप है और दूसरा इसका फाइनेंशियल वैल्यू। ओके? ये स्पोर्ट बढ़ेगा ही आगे जाके, है ना? इंडिया में इसका बहुत बड़ा क्रेज़ है एंड ये कम नहीं होने वाला है, ठीक है? और भी स्पोर्ट्स आ सकते हैं इसके साथ में बट ये नीचे नहीं गिरेगा, तो इसका मार्केट बढ़ेगा ही एंड मार्केट बढ़ेगा तो इस 6 छक्के के वीडियो की रेयरिटी भी बढ़ेगी। भाई उसी साल हम लोग ने वर्ल्ड कप भी जीता था, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसकी रेयरिटी भी बढ़ेगी और उसके साथ-साथ इसका प्राइस भी बढ़ेगा। मतलब कि मान लो अगर मैंने इसको अ, 50 लाख में खरीदा था, तो हो सकता है कि ये आगे जाके 65 लाख का हो जाए, ठीक है? मैं ये जस्ट एक रफ़ वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है? और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो यूट्यूब की जो फर्स्ट वीडियो आई थी शायद उसका नाम था मी इन द ज़ू शायद यूट्यूब के फाउंडर्स ने उसको डाला था मी इन द ज़ू करके, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं वीडियो का नाम, बट कोई फाउंडर था वो ज़ू में घूम रहा था, तो वो यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो थी। तो जैसे कि मैंने उसका डिजिटल राइट्स खरीद लिया, मतलब कि अब उस वीडियो पे मेरी ओनरशिप है। आई एम द ओनर ऑफ दैट वीडियो। अब भाई यूट्यूब एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म बढ़ेगा ही, उसकी रेयरिटी भी बढ़ेगी क्योंकि वो एक ही पीस है। भाई पहली वीडियो तो एक ही होगी ना, एक ही पीस है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी साथ में बढ़ेगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को अब आप याद रखना और अब हम लोग चलते हैं एनएफटी के बारे में। अभी तक मैंने जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की है। तो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि इसके पीछे का बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर जब लोग बात करते हैं एनएफटी की, तो लोग बात करते हैं वो जेपेग की जो कि लाखों करोड़ों में बिकती है, एक एकदम सिंपल सा जेपेग। बट अक्सर लोग इस एनएफटी के पीछे जो मेन आइडिया है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसको भूल जाते हैं। इसके पीछे और भी बहुत बड़ा आइडिया है। जैसे कि मान लो आप कोई भी गेम खेल रहे हो, इस समय गेमिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? आपको उससे कुछ मिल नहीं रहा है। यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू गेमिंग बट उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है। मान लो कि आप खेल रहे हो एंड आपने किसी गन की कोई स्किन जीत ली, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या कैसे होता है। बट मान लो कि आपने किसी गन की स्किन जीत ली। आप इसको एनएफटी मार्केट प्लेस में बेच भी सकते हो क्योंकि ये रेयर है, आपने इसको जीता है, तो इसकी कुछ वैल्यूज़ भी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसका यूज़
अभी थोड़ा सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये चीज़ मैं मानूँगा। इसमें लोग पंप एंड डंप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। एक्चुअली पंप एंड डंप इज़ नॉट द राइट वर्ड। इसका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ मैं मानता हूँ, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनएफटी इज़ एक्चुअली वेरी गुड। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने एनएफटी पे। तो एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स। ओके, तो पहले इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। नॉन फंजिबल का क्या मतलब होता है? फंजिबल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपने जो टी-शर्ट पहनी है, वो टी-शर्ट अगर किसी भी ब्रांड की है, तो वो ब्रांड उस तरीके की हज़ारों टी-शर्ट बनाता है ना? सबका प्राइस सेम होता है, सबका क्वालिटी सेम होता है, वो सब रेप्लिका होते हैं एक-दूसरे का। तो वो फंजिबल है, ठीक है? वहीं पे अगर कोई चीज़ यूनिक हो, किसी चीज़ को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ लिमिटेड एडिशन मोबाइल्स आते हैं या फिर शूज़ आते हैं लिमिटेड एडिशन, तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई, ये नॉन फंजिबल है आपके। अब मैंने जो पढ़ाया उससे आप रिलेट करो, युवराज सिंह के जो 6 छक्के थे, वो नॉन फंजिबल है कि फंजिबल है? नॉन फंजिबल है, क्योंकि वो तो एक यूनिक ही है ना, उसको आप रेप्लिकेट तो कर नहीं सकते हो। तो मैं अगर उसको खरीदूँगा, मैंने अगर उसके डिजिटल राइट्स या फिर मैंने उसका डिजिटल ओनरशिप खरीद लिया, तो वो एक नॉन फंजिबल चीज़ है। मतलब कि एक यूनिक आइटम का मैंने डिजिटल ओनरशिप खरीद लिया। टोकन का मतलब होता है कि आपने उस डिजिटल एसेट को, जैसे यहाँ पे युवराज सिंह के 6 छक्के हैं या फिर यूट्यूब की पहली वीडियो है, उसको आपने एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया, एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ये हम लोग का इसलिए ज़रूरी है ताकि इसको आप बाय सेल कर सकें। तो ये होता है बेसिकली एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब, ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो एनएफटी जो है, वो आपके सेल होते हैं मार्केट प्लेसेस पे। जो वन ऑफ द फेमस मार्केट प्लेस है वो ओपेनसी है, ज़्यादातर लोग वहीं पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे वो आपको जेपेग्स वगैरह वो सब मिल जाएँगे व्हिच मेक्स नो सेंस टू बाय। आई डोंट नो व्हाई पीपल बाय दोज़ जेपेग्स, बट एनीवे मैं कौन होता हूँ उन लोग को जज करने वाला। तो आपने जब यहाँ पे कोई भी चीज़ को बाय किया या फिर कोई भी चीज़ को सेल किया, तो वहाँ से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर हो जाता है, ठीक है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसका मैंने एक्चुअली एक अलग से वीडियो बना के रखा है। मैं अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि डिजिटली क्रिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ये पीस ऑफ कोड होता है, जहाँ पे 2 पार्टीज़ या फिर 2 से ज़्यादा पार्टीज़ साइन करती हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन पे। मतलब कि इफ फर्स्ट पार्टी ने कोई काम किया, देन सेकंड पार्टी वो काम करेगी। मतलब कि फर्स्ट पार्टी जो खरीद रहा है, उसने अगर इतने पैसे दिए, तो सेकंड पार्टी उसको ये एनएफटी देगी। इसके बीच में कोई धांधली हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कोड है और कोड एक स्पेसिफिक तरीके से ही काम करेगा, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है ना? अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका एग्जिस्ट करता है एक ब्लॉकचेन पे। ओके, वंस अगेन ब्लॉकचेन की भी मैंने अलग वीडियो बना के रखी है, बट सिंस मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो ब्लॉकचेन भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ब्लॉकचेन का बेसिकली मैं अगर शॉर्ट में समझाने जाऊँ तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अच्छा, मैं इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपने किसी स्कूल या कॉलेज में लिया एडमिशन, तो जो भी आपका डेटा है, आपका फ़ीस का, आपका मार्क्स का, आपका जो भी पिछले स्कूल कॉलेज के मार्क्स ये सब वग़ैरह, वो सब आपके कॉलेज वाले एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ठीक है? अब उनकी जो भी सिक्योरिटी हो, अब मान लो कि सिस्टम से ही मतलब कि आपके मैनेजमेंट से ही या फिर बाहर से किसी ने उस डेटाबेस को करप्ट कर दिया, डिलीट कर दिया या फिर कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दी।
क्या हमारे पास कोई चांस है कि हम उसको रिकवर कर सकें? ठीक है, आपने बैकअप बना लिया वो सब बात दूसरी है, बट मान लो कि उसने बैकअप को भी करेक्ट कर दिया, बैकअप को भी उसने एक्सेस करके उसमें भी उसने चेंजेस कर दिए, तो अब आप क्या करोगे? अब तो वो डेटा गया, इट्स नॉट कमिंग बैक। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया। एक्चुअली ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पहले ये नोटरी के लिए यूज होता था, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट सतोशी नाकामोटो ने इसको देखा एंड फिर इसको बिटकॉइन में यूज किया। वहां पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको अगर ये सब चीजें देखनी है तो आप मेरी ब्लॉकचेन वाली वीडियो में देख सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि जो भी नेटवर्क के मेंबर्स हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, टीचर्स, सारे लोग के पास उस डेटाबेस की कॉपी होगी। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से ये सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है, मगर कोई भी उस वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं चेंज कर सकता, अब मैं समझाता हूँ। मान लो कि 1000 लोग उस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जिन लोग को ये चाहिए कि मेरी फीस कम हो जाए, ठीक है? तो वो लोग अपने लेजर में, अपने डेटाबेस में, ये बेसिकली डेटाबेस होता है, ठीक है? लेजर का मतलब डेटाबेस होता है। इसको आप खाता बुक समझ सकते हो। तो उन लोगों ने अपने खाते में चेंजेस कर दिए। अब हुआ क्या, जब नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट आया और उसकी हम लोग ने डिटेल फिल करके सारे मेंबर्स को बोला कि भाई आप अपने अपने ब्लॉकचेन में उसको ऐड कर दो, तब यहाँ पे देखा गया कि यार जो बाकी लोगों के पास ये लेजर है उसमें वैल्यूज तो कुछ अलग हैं, बट ये जो 15 लोग के पास जो लेजर है उसमें वैल्यूज कुछ अलग है। क्योंकि होता क्या है कि हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ना? तो इसमें अगर आप एक को भी चेंज करोगे तो उसके बाद की सारी वैल्यूज, सारे ब्लॉक्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है? अभी आप ब्लॉकचेन को बस इसी तरीके से समझो कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। नेटवर्क के जो भी मेंबर्स होते हैं उन सब के पास वो लेजर होता है, वो खाता बुक होती है। जो भी नया ट्रांजैक्शन आता है, जो भी नया डेटा आता है उस लेजर में, वो सबके पास जाता है। सब उसको वैलिडेट करते हैं, सब उसको चेक करते हैं भाई सही है कि नहीं सही है, और अपने ब्लॉकचेन में उसको ऐड कर देते हैं, सॉरी, अपने लेजर में उसको ऐड कर देते हैं। और अगर कोई भी कोशिश कर रहा है कि मैं इस ब्लॉकचेन को किसी तरीके से भी करप्ट करूं, तो उसको 51% लोगों को इस चीज के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि आप अपने लेजर में भी चेंजेस लाओ। इसलिए जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना वो अनपेनिट्रेबल होगा। अगर छोटा होगा फिर तो कुछ लोग चाहे तो उसमें 51% लोग को मना सकते हैं, बट अगर बहुत ह्यूज होगा, उसमें लाखों लाखों लोग होंगे, तो भाई आप किसको किसको मनाओगे? और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं ये सब चीजों से बचने के लिए, तो वो आप जाके मेरे ब्लॉकचेन के वीडियो में देख सकते हो। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो डिजिटल ओनरशिप होती है एनएफटी की, ये इस ब्लॉकचेन में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब कि ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार अगर कोई ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो गया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता। यही आपका ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस ब्लॉकचेन में है उसके हिसाब से आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हो। जैसे कि अगर वो इथेरियम में है तो सॉलिडैरिटी लैंग्वेज होती है। अगर वो सोलाना में है तो शायद लिस्प होती है, रस्ट होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद रस्ट होती है। तो आप रस्ट में उसको लिखते हो। ये ब्लॉकचेन आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप किसी भी लैंग्वेज से लिख सकते हो, इसको आप पाइथन से भी लिख सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी। ओके, तो ये था हमारा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एनएफटी का। अब मैंने यहाँ पे ये फोकस किया, जैसे कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया। मैंने कई जगह देखा कि लोग फोकस करते हैं ये दिखाने में कि कुछ छोटे से जेपेग्स कितने महंगे महंगे बिक रहे हैं और उसको वो एज अ क्लिक बेट यूज करते हैं। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई। मैंने आपको जो मेजरली आपको समझाया वो ये समझाया कि एनएफटी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड
एनएफटी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन वगैरह ये सब चीज़ें तो आपको अलग वीडियोज़ में मिल जाएँगी और हो सकता है मुझसे अच्छे तरीके से मिल जाएँ। बट ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी था और बहुत कम लोगों ने इसको समझाया था इस तरीके से, विथ रिलेशन टू द फिज़िकल एसेट्स। तो ये मेरा मेन एम था और हाँ, मैंने कोशिश भी किया कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ। एक्चुअली ये खुद में बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसको एक छोटे से वीडियो में नहीं समझा सकता। मैं उसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। ओके, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।